नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश। आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूं श्वेत क्रांति 2.0 की। बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड की। तो चलिए पहले एक आपको ऑपरेशन फ्लड की एक कहानी बताता हूँ, इसकी शुरुआत कैसे होती है। एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जहाँ पे क्या था, मिल्क डिफिशिएंट था, मिल्क की कमी से आज हम मिल्क सरप्लस तक कैसे पहुंचे। तो आपको ले चलते हैं 1949 में। 1949 का वो दौर जहां पे हम ले चल रहे हैं आपको गुजरात के खेड़ा में। खेड़ा एक ऐसा एक क्षेत्र था जहां पे दुग्ध का बहुत ज़्यादा में उत्पादन होता था और ये दूध अपना बॉम्बे मिल्क सोसाइटी को बेचते थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कंपनी चलती थी। और खेड़ा में जो उत्पादित दूध होता था, यहाँ से बिचौलिए दूध लेते थे और वो दूध मिल्क सोसाइटी बॉम्बे को ले जाते थे। इससे वहाँ के जो किसान थे उनको बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि मतलब वो इतना मेहनत करके प्रोडक्शन करते हैं पर उसका फ़ायदा वो नहीं ले पा रहे थे। तो इन्हीं समस्याओं को लेके एक वहाँ के जो मशहूर किसान नेता थे त्रिभुवन दास, वो मिलते हैं किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहाँ से थे? खेड़ा से थे। और मिलते हैं, उन अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि आप एक सहकारिता समिति बनाओ और अपने दूध को खुद आप करके बॉम्बे मिल्क लिमिटेड के दो। पर ये बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सहकारिता बनाने के लिए, एक सोसाइटी बनाने के लिए हमको क्या लेना होता? ब्रिटिश परमिशन लेना होता था। पर परमिशन इतना मिलना आसान नहीं थी। तो फिर क्या होता है, वो बैठ जाते हैं स्ट्राइक में और 15 दिन तक कंटिन्यू स्ट्राइक में बैठे रहते हैं। जब एक भी बूंद खेड़ा का दूध बॉम्बे मिल्क लिमिटेड को नहीं जाता है तो अंततः क्या होता है? समझौता होता है और एक क्रेडिट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की मंजूरी मिल जाती है। अब बन जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और वहां पे दूध इकट्ठा होने लगता है। फिर 1949 में वहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक क्रीमरी प्लांट स्थापित किया जाता है। क्रीमरी प्लांट का मतलब होता है दूध से आपको क्रीम निकालने के प्लांट। अब इस प्लांट में बतौर इंजीनियर आते हैं वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन जी क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय ये भारत के पहले एक तरह से भारत की स्कॉलरशिप से यूएस की मिशिगन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए थे। और उस समय ये नियम था कि जो भारत सरकार की स्कॉलरशिप से कहीं भी यूनिवर्सिटी से कहीं बाहर जाता है, पढ़ाई करता है, तो उसको कम से कम 3 साल तक सरकार के अंदर में काम करना होता है। तो सरकार ने बतौर इंजीनियर इस प्लांट में इनको लाया था और इन्होंने काम किया। इन्होंने बहुत सारी और सोसाइटी और वहां का विकास किया। बट उनका मन खेड़ा में नहीं लग रहा था। क्यों? एक ग्रामीण इलाका था, तो बार बार अपने ट्रांसफर के लिए बात कर रहे थे और उनको 1949 के अंत तक ट्रांसफर भी मिल जाता है। जब ट्रांसफर मिलने का पता चलता है त्रिभुवन दास जी को, तो बहुत परेशान हो जाते हैं और जाके वर्गीस जी से मिलते हैं, कुरियन जी से मिलते हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो जो मेरा ये पूरा सिस्टम है कोई हम संभाल नहीं सकते हैं। मतलब जो सोसाइटी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम संभाल नहीं सकते हैं। हमें आपकी ज़रूरत है और मुझे नहीं, पूरे ये अब खेड़ा को, और खेड़ा ही नहीं वहाँ आसपास के जैसे बनासकांठा और क्षेत्र के भी अब तक दूध वहाँ पे आने लगा था। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वर्गीस कुरियन जी मान जाते हैं और उनको बतौर उस सोसाइटी के मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है। और वो मैनेजर रहते हुए वहाँ पे बहुत सारी और सोसाइटीज़ बनाती हैं, सब सोसाइटीज़ बनाते हैं और पूरे क्षेत्र में अब न केवल खेड़ा बल्कि वो आनंद जो ज़िला था उसके संपूर्ण एक तरीके से वहाँ तक ये पूरा सिस्टम इनका फैल गया था। अब बात आती है कि इसको एक कंपनी का नाम दिया जाए और कंपनी बनाया जाए। तो वर्गीस कुरियन जी इसका नाम देते हैं अमूल। अमूल अर्थात अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। तो इसका नाम होता है और ये और आगे इसके माध्यम से आगे हम खुद का प्लेटफॉर्म एक तरीके से खुद के लिए बनाने लगते हैं। और बात क्यों होती है बनाने की? क्योंकि अब तक हमारे पास बहुत सरप्लस दूध आ जाता था, सरप्लस मिल आ जाता था। अब सरप्लस मिल का उपयोग कैसे किया जाए, क्या किया जाए? तो इसके लिए वो अपने मित्र जो यूरोप में काम कर रहे थे एच.एम. दलाया से मिलते हैं। तब तक यूरोप और जैसे हम देखते हैं यूरोप और यूएस और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में मिल्क से पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाने की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो वहाँ जाके वो टेक्नोलॉजी सीखते हैं और यहाँ पे मिल्क पाउडर और जो सरप्लस मिल्क होता है उससे कंडेंस मिल्क बनाते हैं।
और ये सिलसिला आगे चलने लगता है। और साथ में अब हमको पशु के लिए जो खाना है, जो चारा और चीज़ें हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो 1964 में वर्ष आता है 1964 का। 1964 के वर्ष में इसके लिए प्लांट भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे एक प्लांट लगाया जाता है और इस प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे थे उस समय के प्रधानमंत्री हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी उसको उद्घाटन करने आते हैं और उस रात को खेड़ा के एक किसान के गाँव में ही गुजारते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी खेड़ा के गांव में रुकते हैं और पूरी रात रुकने के बाद उनको वो आश्चर्यचकित होते हैं कि हमने पूरे भारत का गांव-गांव घूमा, पर यहाँ पे इतने किसान खुशहाल कैसे हैं, इतना मतलब किसान के पास इतनी समृद्धि, इतनी चीज़ें कैसे हो सकती है, इतना तो शहरों के में लोगों के पास इतना खुशहाली नहीं है। तो पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण और श्रेय सारे ग्राम और आसपास के लोग देते हैं वर्गीस कुरियन जी के। तो फिर वो तुरंत वर्गीस कुरियन जी को बुलाते हैं और मिलते हैं कि अब ये मॉडल मुझे पूरे देश में चाहिए, मुझे पूरे देश के किसानों को क्या चाहिए, ऐसी ही खुशहाली देखना चाहते हैं। और उनको कहते हैं कि आप एक ब्लूप्रिंट बना के मुझे दीजिए और इस ब्लूप्रिंट को हम पूरे देश में लागू करेंगे, पूरे देश में बनाएंगे। फिर इसी पे आगे बढ़ते हैं और इसी ब्लूप्रिंट पे आ जाते हैं हम, किस पे, श्वेत क्रांति पे आ जाते हैं। अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे 1970 में अगर बात करें, 1970 में किसकी स्थापना होती है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। ये जो डेयरी उद्योग की प्रधान एजेंसी है, इसका क्या होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और इसने इनकी नेतृत्व में, वर्गीस कुरियन जी के नेतृत्व में, ये क्या कहते हैं, ये श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हैं, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करते हैं। और इस ऑपरेशन फ्लड कई चरणों में होता है, जैसे जैसे हमारे पास फंड होते हैं उसके माध्यम से होता है। और इस ऑपरेशन फ्लड जहां क्या था, हम एक क्या थे, डिफिशिएंट थे, मिल्क डिफिशिएंट कंट्री थे, हमारे पास अपने के लिए पर्याप्त दुग्ध नहीं था, वो हम सरप्लस कंट्री बन के उभर गए। आइए कुछ मुख्य बातें देखते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो जो हमारा श्वेत क्रांति था, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसके माध्यम से 30 वर्षों के भीतर ही भारत प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में दुगना कर दिया। और अगर इसके पूरे कार्यक्रम के हिस्से में हम देखें तो अपने स्वयं के विकास को आगे हम बढ़ा सके इसके माध्यम से। और आगे हम देखते हैं और आगे देखें तो इसके आगे बढ़ते हैं तो श्वेत क्रांति के कई चरणों में हम देखते हैं। जैसे अगर हम पहले चरण को देखते हैं तो पहला चरण 1970 से 1980 के द्वारा होता है। इसमें हम इसके यूरोपीय संघ के द्वारा दिए गए यहाँ पे बटर ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री का उपयोग इस चरण में वित्त पोषित करने के लिए किया गया। मतलब वहाँ से जो एक्सेस मिलता था उससे हम मिल्क बना के और यहाँ पे यूज़ करते थे। और इसके बाद इस दौरान में हमने क्या किया, भारत के 18 प्रमुख मिल्क शेडों को भारत के 4 जो महानगरीय शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं के साथ साझा किया। इसी तरीके से हमने, ये तो पहला चरण था। फिर हम देखते हैं दूसरा चरण, इसमें हमने 18 से बढ़ाकर 136 कर दिया दुग्धशालाओं की संख्या, दुग्ध दुकानों का विस्तार किया और ये सिलसिला हमारा बढ़ते गया। और बढ़ते बढ़ते हम 1996 और ये पूरा आज तक को हम पहुंच जाते हैं। आज तक में हम क्या हो जाते हैं, आज की बात करें तो आज हम फिर से उसी का जो वही जोश उसको फिर से उत्साहित करना चाहते हैं। और उस उत्साह का आगे का जो कदम होगा वो होगा श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से। और श्वेत क्रांति 2.0 जहां इसका मुख्य उद्देश्य केवल दूध तक सीमित न होकर इसका उद्देश्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे हम महिलाओं और महिला किसानों को सशक्त बनाना है। अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, अक्सर देखें तो किसानों और महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत बढ़ जाती है। अगर यही बात करें स्थानीय दूध के उत्पादन को बढ़ाना, इसका हमारा मुख्य लक्ष्य हो जाता है। और डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, साथ ही डेयरी के निर्यात को बढ़ावा देना, ये हमारा जो दुग्ध, एक तरीके से कहें दुग्ध क्रांति 2.0 का उद्देश्य हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो पर डे अभी मिल्क का प्रोडक्शन है तो 660 लाख है। कितना है, 660 लाख है हमारा पर डे क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन है अभी। अब हमारा टारगेट क्या है, श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से इसको हमको कितना करना है, 1007 लाख पर लीटर पर डे हमको इसका कलेक्शन का हमारा क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। और इसका जो श्रेय था, जैसे इसको काम किसके द्वारा किया जाता है, तो हमने देखा वहां पे क्या हुआ, जो प्राइमरी
एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी थी, प्राइमरी सोसाइटी थी, जो सहकारिता समिति के माध्यम से काम किया जा रहा था। तो इस सहकारिता, इसमें क्या होगा, हमारा सहकारिता समिति की संख्या को बढ़ाना, और बहुत सारी सहकारी जो समितियां हैं वो किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो चलाई जा रही हो, और इसमें महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। तो सहकारी समितियों की भूमिका इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 2021 में कौन से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी, ध्यान रखना है आपको, 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। और इस सहकारिता मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री हैं वो हमारे अमित शाह जी हैं, और इसका उद्देश्य ही था क्या, सहकारी समितियों का विस्तार करना। और सहकारी समितियों को विस्तार करना, अगर हम वर्तमान में देखें तो केवल 70% गांवों में सहकारी समितियां कार्यान्वित है, सरकारी समिति काम कर रहे हैं। और इसमें अगर बात करें तो 22% किसान क्या है, सहकारी समितियों में के माध्यम से अपने दूध को बेच रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य उत्पादन का हो जाता है। अगर आगे बात करें तो अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें महिला किसानों को हमको क्या कहना है, सशक्त बनाना है, रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना है। रोजगार के सृजन होगा, सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध और दुग्ध प्लांट लगाए जाएंगे, और जिसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात किया, बिचौलियों को हमें क्या करना है, कमी करना है, जिससे ज्यादा से दूध की जो मूल्य है वो मुख्यतः किसानों को प्राप्त हो सके। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो, अगर हम इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे 80% तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80% तक जो दुग्ध की वैल्यू है, 80% वैल्यू हमको किसके मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, जो उत्पादकों को मिलना चाहिए। 80% तक की वैल्यू को हमको देने का हमारा लक्ष्य हो जाता है। और इसके किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, हमने बताया जो हमारी मुख्य एजेंसी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको आगे हमको कार्यान्वित करना है। और ये क्या होगा, ये जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज होंगी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, उसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। अगर आज हम बात करें कि हमारे पास दुग्ध की स्थिति क्या है, तो हम दुग्ध डिफिशियंसी हम कहां पे हैं आज, अगर हम बात करें तो 459 459 ग्राम प्रति व्यक्ति आज हमारी क्या है, स्थिति है। अगर हम बात करें तो यह जो वैश्विक स्थिति है उससे आगे हैं हम। अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करते हैं तो ये कितना है, ये 323 ग्राम प्रति व्यक्ति है। पर कैपिटा मिल्क जो कंजम्पशन है ग्लोबल कितना है, ये बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल की, वैश्विक की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत की है। तो आज हम कहाँ पे हैं, सरप्लस में हैं, हमारे पास वैश्विक जो दुग्ध की स्थिति है उससे ज़्यादा है। अगर और बात करते हैं तो इसके अगर हम दुग्ध उत्पादन में बात करें तो आज हम मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट हैं। मिल्क प्रोडक्शन में क्या है, हमारी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। मिल्क प्रोडक्शन में हमारी फर्स्ट पोजीशन है। अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो पंजाब में हो रहा है, और सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो ये हमारी मुख्यतः हम आज जिस क्रांति से हम देख रहे हैं उसी क्रांति को फिर से हम जगाने, और उस क्रांति का महज केवल उद्देश्य दुग्ध उत्पादन तक न रखकर रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और लोगों को एक तरीके से मेन विकास क्रम में इंक्लूसिव बनाना, इसका लक्ष्य हो जाता है। और हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके चरण कैसे करेंगे। इसके लिए इसमें जो वर्तमान में हमारी जो दुग्ध की खरीद है, जैसे उसमें हमें 50% तक की वृद्धि करना उद्देश्य हो जाता है श्वेत क्रांति 2.0 की। और जो ये इसका कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के द्वारा किया जाएगा, और वह स्वयं के संसाधनों को इस पहल में उपयोग करेगी। जो स्वयं के संसाधन, जो उसके पास पैसे हैं, उसका उपयोग करेगी। इसके लिए वो क्या करेगी, 1000 पैक्स क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को 40,000 रुपए प्रदान करेगा, और साथ में 1 लाख नई और मौजूदा जिला सहकारी समितियां और बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियां और बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना और सुदृढ़ीकरण करेगा। इससे होगा क्या, इससे हमारा बुनियादी ढांचा के साथ साथ दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों एवं गौपालकों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो ये हमारा दुग्ध क्रांति 2.0 है, और उसी आशा और उसी विश्वास के साथ कि फिर से हम एक नई क्रांति लिखेंगे इसके माध्यम से, और जो मुख्य जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण, आय में वृद्धि, वो तो हम पूरा करेंगे ही। तो ये रहा हमारा दुग्ध क्रांति 2.0 पर विशेष वीडियो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।